डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की ओर। उससे पहले एक न्यूज़ थी, ये भी देख लो द हिंदू में। अपने जो इजराइल के प्रधानमंत्री है नेतान्याहू, उन्होंने हमास के चीफ के साथ मिलके एक हिंट दिया है कि जो अभी हमास और इजराइल के बीच में अभी टेंशन चल रही है ना, उसमें शांति आ सकती है, उसमें डील हो सकती है और पीस इस्टेब्लिश हो सकती है। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोगों की, जो निर्दोष लोग थे, उनकी जान जा रही थी। तो इनके लिए अच्छी न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ आई थी, ये देख लेना। ये काफ़ी न्यूज़ चलती रहती रोज़ रोज़, तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये जस्ट आया था। और जो हमारे अभी उत्तराखंड में टनल कोलैप्स हुआ था ना, वहाँ वो फंसे हुए थे, तो अभी उनकी कैप्चर की गई इमेज, उसके बारे में भी ये न्यूज़ थी। तो ये भी चलता रहेगा। पहले अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है ना, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी, उनकी अभी उन्होंने बयान दिया कि भाई गाजा में जो चल रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, उसमें उसको रोकना चाहिए जल्दी से जल्दी, और उनको रिलीफ दी जानी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड दी जानी चाहिए गाजा में फंसे लोगों को। उसके बारे में ये न्यूज़ थी। चलते अपने पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के बारे में। क्या है रिपोर्ट? ऑक्सफैम क्लाइमेट इक्वालिटी रिपोर्ट न्यूज़ है। ऑक्सफैम क्लाइमेट इक्वालिटी रिपोर्ट न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट रिलीज़ करी है, जिसका नाम है क्लाइमेट इक्वालिटी अ प्लानेट फॉर 99% रिपोर्ट। रिपोर्ट इस नाम से रिलीज़ करी है इन्होंने, और क्लाइमेट इक्वालिटी अ प्लानेट फॉर 99% रिपोर्ट। इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने क्या कहा है। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट में कहा है कि वर्ल्ड के जो 1% सुपर रिच पर्सन है ना, सुपर रिच पर्सन, वर्ल्ड के 1% सुपर रिच पर्सन है ना, वो इतना एमिशन करते हैं। अपन बात करते हैं जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें जो एमिशन है, कार्बन का एमिशन, उनका बड़ा रोल है, की रोल है। तो वर्ल्ड के सुपर रिच 1%, वर्ल्ड के 1% सुपर रिच है, वो इतना एमिशन करते हैं कि वर्ल्ड की जो बाकी आबादी है ना, वो मिलियन लोग हैं ना, वो मिल के अलग अलग प्रकार से, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, या टरबाइन चला के, या फिर सोलर इलेक्ट्रिक के, इन चीज़ों का यूज़ करके इलेक्ट्रिक को कंजर्व करके, जिससे कार्बन एमिशन कम हो। इस पर तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है या फिर सोलर इलेक्ट्रिक है, इस प्रकार से कार्बन का जो उत्सर्जन कम हो। इस किसी भी प्रकार से जो मिलियन लोग हैं, वो जितना कार्बन का एमिशन बचाते हैं ना, उतना तो एमिशन ये 1% लोग कर देते हैं। तो क्या फ़ायदा निकलता है? 1% लोग काफ़ी, एक सुपर रिच है, वो काफ़ी एमिशन करते हैं। इसके साथ साथ एक और असमानता, इनइक्वालिटी की बात करी है इस रिपोर्ट में, कि वर्ल्ड के जो 1% सुपर रिच पर्सन है ना, सुपर रिच, वो इतना सुपर रिच पर्सन इतना एमिशन कर देते हैं कि वर्ल्ड की 66% जो गरीब पॉपुलेशन है ना, जो पुअर पॉपुलेशन है ना, वो इतना एमिशन नहीं करते जितना ये 1% सुपर रिच पॉपुलेशन कर देते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि इनइक्वालिटी इस मामले में, इसका आप यूज़ कर सकते हो कहाँ पे, आप ऐसे वगैरह लिख रहे हो, या एथिक्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया जो इन्वायरमेंट से संबंधित है, तो उसमें आप ये डायमेंशन का कवर कर सकते हो कि इनइक्वालिटी है वो हर जगह है। हर जगह कैसे? कि जब हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट की, तो वहाँ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में जो एमिशन की बात करते हैं, कार्बन एमिशन की, वहाँ सुपर रिच पर्सन है, वो 1% सुपर रिच इतना एमिशन कर देते हैं जितना जो पुअर 66% है वो एमिशन नहीं करते। तो इंडिया में एमिशन तो बहुत होता है, लेकिन कितनी गरीब जनता वो कितना एमिशन करते हैं? आप कार्बन का कितना यूज़ एमिशन करते हो? आपके ना तो बड़ी फैक्ट्री है, तो कम एमिशन करते हो। जितना सुपर रिच, बहुत ज़्यादा इनकी कंपनी वगैरह चलती रहती है। तो वो उसके बारे में तो आपने ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट को कोट करके ये आप पॉइंट वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मेंस के आंसर राइटिंग में भी, और वहीं काम आने वाला ज़्यादा, तो इसको वहीं यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो सुपर रिच 1% है ना, वो हमारा एक टारगेट है कि हमें 2030 तक जो ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसमें जो ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोकना है। कि अभी जो बढ़ रहा है ना, उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोकना है, इससे ज़्यादा नहीं होने देना है। कब तक बात, ये टारगेट है 2030 तक का टारगेट है। बट अभी जो 1% सुपर रिच है ना, ये 1.5% का जो टारगेट है, उससे 22 टाइम्स मोर देन, मतलब सिंपल सा कहना ये है कि 2030 तक हमारा टारगेट है कि 1.5
डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। जो बढ़ रहा है उससे 1.5 डिग्री ही बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बट ये जो 1% सुपर रिच है ना, ये लोग इतना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कि ये जो अपना टारगेट है उससे 22 टाइम मोर देन, मतलब 22 गुना उनसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये लोग। तो ये ही इस रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा भी जो इसका बर्डन है ना वो भी अनइक्वल है। लाइक हम बात करते हैं जो ज़्यादा एमिशन, अगर ऐसे तो सुपर रिच का पसंद कर रहे हैं, ठीक है। बट जो बात करते हैं कि वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की डेवलप कंट्री है ना वो ज़्यादा, अमेरिका जितना एमिशन कर रहा है इतना कोई अफ्रीकी देश जैसे घाना वगैरह है वो इतना थोड़ा एमिशन करेंगे। वो तो ऑलरेडी गरीब देश है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इतना एमिशन कर पाए, इतना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं है कि इतना एमिशन कर पाए। लेकिन इनका जो बर्डन किस पे पड़ता है, मतलब अभी अमेरिका कोई भी देश है, वेस्टर्न कंट्री हो या चाइना हो, इंडिया, कोई भी एमिशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसकी वजह से सुनामी आई या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हुई क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है, नेचुरल एक्टिविटी हुई, तो इसका अफेक्ट अमेरिका पर पड़ेगा। या फिर ज़्यादातर तो यही जो रीज़न है, कौन से आइलैंड कंट्री है, आइलैंड पे ज़्यादा होगा ना इसका असर, क्योंकि वो तो डायरेक्ट इसके इफेक्ट में, या अफ्रीकी कंट्रीज भी होगा। अब अमीर या डेवलप कंट्री है वो तो कुछ ना कुछ करके बहाने ढूंढ लेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे, तो वो कैसे भी करके सर्वाइव कर जाएंगे। बट एक गरीब कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो यही इसमें कहा गया है कि बर्डन तो मतलब एमिशन करते तो अमीर कंट्री है, डेवलप कंट्री है, लेकिन इसका भुगतान कौन करते हैं, साउथ एशियन कंट्री है, साउथ अफ्रीकन कंट्री है, सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कंट्री है, और आइसलैंड है, स्मॉल आइसलैंड है, वो इनका भुगतान करेंगे। इस पूरे रिपोर्ट में दिया गया था। हिंदी में एक बार देख लो, ऑक्सफॉर्म की ये जलवायु समानता रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट का जलवायु समानता 99% के लिए ग्रह रिपोर्ट आई है। इसके बारे में जानते हैं तो वर्ल्ड के 1% सुपर रिच पर्सन इतना एमिशन करते हैं कि आप वर्ल्ड दुनिया के जो बाकी अमीर लोग हैं ना, बाकी गरीब लोग हैं ना, वो इसको सुधार करके भी इतने बराबर नहीं कर सकते। और 1% लोग जितना एमिशन करते हैं उसका 66%, ठीक है, 66% लोग भी, गरीब लोग इतना नहीं करते हैं। तो ये आप असमानता के बारे में वहाँ पे मेंस में लिख सकते हो। 2030 का हमारा टारगेट है कि 1% से ज़्यादा एमिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इतना अमीर लोग कर रहे हैं ना उसका एमिशन का, वो 22 गुना कर रहे हैं। 1.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, बट ये लोग जो 1% लोग इतना एमिशन कर रहे हैं कि इसका 22 गुना ज़्यादा कर रहे हैं एमिशन। और असमान बोझ किन देशों पर ज़्यादा बोझ पड़ता है, तो अफ्रीकी देश है, ठीक है, साउथ एशियन देश है, साउथ अमेरिकन देश है, इन पर इसका ज़्यादा बोझ पड़ता है। और अमीर देश है वो जब करते हैं एमिशन वो है, लेकिन बोझ जो ढोना पड़ता है वो गरीब देशों को पड़ता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं ऑक्सफॉर्म के बारे में, ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल, इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक पहले जब मतलब पहले जानते थे इसकी स्थापना कब हुई थी। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी नॉन NGO होते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंटल NGO थे, मतलब बहुत सारे NGO थे, उनकी मीटिंग हुई, ठीक है, 1995 में और NGO की मीटिंग हुई, बहुत सारे NGO की, और उन्होंने डिसाइड किया कि इनइक्वलिटी, मतलब पॉवर्टी और इनजस्टिस, लोगों में जो अब गरीबी है उनको और अन्याय है उनको कम करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, ठीक है, उनके लड़ने के लिए प्रयास करना है। और प्रयास कैसे करें, तो इसके लिए एक संस्था बनाई और जो इनसे गरीबी और इनजस्टिस से लड़ेगी और इनके लिए कार्य करेगी। और इसीलिए स्थापना हुई थी 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सफैम, ठीक है। सिंपली एक बार जान लेते हैं, ऑक्सफैम 1995 में 1995 में NGO, बहुत सारे NGO ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, जिसका नाम ऑक्सफैम लगाया गया, ठीक है। और इसका जो मेन एम था वो क्या था, पॉवर्टी और इनजस्टिस से लड़ना और उनके लिए काम करना। ये आज 70 कंट्री में वर्क कर रही है, काम कर रही है 70 कंट्री में। काम क्या है इनका, जो पीपल है इमरजेंसी की सिचुएशन में पीपल की हेल्प करना, ऐसे गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करना, उनको लाइवलीहुड देना और उनके लिए ऐसे कंसर्न्स उठाना और वुमेन की हेल्प करना, ऐसे बहुत सारे कार्य करना, बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं। और इसकी मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 21 कंट्री इनके मेंबर है। और इंडिया है ना, अपना प्यारा भारत, वो भी इसका मेंबर है। बस बाकी देशों के बारे में याद नहीं रखना है, बट इंडिया इसका मेंबर है, ये बात याद रखना। तो ये पूरा ऑक्सफैम के बारे में था। हिंदी में एक बार देख लो आप ऑक्सफैम के बारे में। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, ऑक्सफैम इंटरनेशनल 1995 में स्थापना हुई थी। बहुत सारे गैर सरकारी संगठन NGO
NGO द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके एम क्या था, क्यों बनाया गया था ये, तो जो ऑक्सफैम के एम था, इसे जो अन्याय है उस और गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। आज से 70 देशों में कार्य करा, 70 देश में आज ये वर्क कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है ये, जो गरीब लोग हैं उनकी जान बचाना, जो इमरजेंसी की वजह से उनकी जान जा रही है, महिलाओं के लिए कार्य करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, वुमेन के जो राइट होता है उनको प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करता है, बहुत सारी कार्य करता है। मेंबर कंट्री कितनी है, 21 इसकी मेंबर कंट्री है, ठीक है। कौन कौन से देश है ये तो मैटर करता नहीं, UPSC इतना पूछता नहीं, बट अपना प्यारा भारत, इंडिया इसका मेंबर है, ये चीज़ आप याद रख सकते हो। ऐसे प्रीलिम में अगर क्वेश्चन बनता है क्या भारत है वो ऑक्सफैम का मेंबर है, यस इंडिया है, इंडिया ऑल्सो मेंबर ऑफ ऑक्सफैम, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आप चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रेयर मेटल जिसका नाम है टेंटलम इन सतलज। अभी न्यूज़ में है कि रेयर मेटल टेंटलम जिसका नाम है ये सतलज में खोजा गया है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, IIT रोपर के रिसर्चर थे, इन्होंने खोज करी, तो रेयर मेटल टेंटलम है वो सतलज नदी में पाया गया है। सतलज जो रिवर है उसमें रेयर मेटल टेंटलम अभी मिला है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो ये रेयर मेटल क्या होते हैं, रेयर मेटल के बारे में आपने सुना भी होगा, जो ऐसे मेटल होते हैं जिनकी बहुत ही कम मिलते हैं और इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह में बहुत जगह इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो सारे देश मिलकर इसके पीछे पड़े हुए हैं रेयर मेटल के लिए पीछे। ये तो इसके बारे में रेयर मेटल के बारे में था। अब जानते हैं हम टेटलम के बारे में। न्यूज़ तो हमने देख ली है, न्यूज़ देख ही ली, अब टेटलम के बारे में देख लेते हैं। टेटलम क्या है, टेटलम एक हार्ड मतलब काफ़ी कठोर होता है, ठीक है, और लेट्रियस ट्रांसिन मतलब ये चमकदार होता है, हार्ड होता है, चमकदार होता है। इसके साथ साथ ये है ना कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब इस पर जंग नहीं लगता है, जंग प्रतिरोधक होता है। कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब जंग प्रतिरोध। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें टेटलम की। टेटलम क्या है, एक रेयर मेटल है, ठीक है, टेटलम एक रेयर मेटल है। और इसके फीचर क्या है, फीचर की बात करें तो ये हार्ड होता है, लेटरिस ट्रांजिशन होता है मीन्स चमकदार होता है, और ये हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस होता है मतलब इस पर जंग नहीं लगती है, बहुत ही कम जंग लगती है, ठीक है। बात करते हैं और इसका सिंबल, केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, सारे जो एलिमेंट होते हैं एटॉमिक होते हैं उनके सिंबल होते हैं। तो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है TA और एटॉमिक नंबर 73। ये चीज़ आप याद रखना, वैसे UPSC नहीं पूछेगी बट आप कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इसका सिंबल और एटॉमिक नंबर 73 है, सिंबल है TN टेंटलम, ठीक है। अब इसका जो अपनी एक रिपोर्ट आती है, कौन सी मिनिस्ट्री देती है, माइंस मिनिस्ट्री है ना, वो रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया गया है किसको, टेंटलम को 12 क्रिटिकल मिनरल्स है। मतलब इसका सिंपल ये कहने का चाहता है कि हमारे है ना जो यूनियन मिनिस्ट्री है कौन सी, माइंस, इन्होंने एक 21 में कुछ जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है ना उनको क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की सूची बनाई है। देखो एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में 12 मिनरल्स को रखा गया है, 12 मिनरल्स को उस लिस्ट में रखा गया है। उस लिस्ट में टेटलम को भी रखा गया। हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था इसके बारे में कि क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल जिसमें 12 मिनरल्स थे, कौन कौन से बहुत सारे मिनरल्स थे। तो ये 12 जो मिनरल्स हैं ना उसमें 12 मिनरल्स में टेटलम भी शामिल है। ये टेटलम के बारे में क्या क्या फैक्ट पढ़े, टेटलम हार्ड होता है, चमकदार होता है, ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है मतलब जंग नहीं लगती इसमें, एटॉमिक नंबर 73, सिंबल TA, और ये जो 12 स्ट्रेटेजिक मिनरल होते हैं ना, ठीक है, उसमें शामिल है। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की जो लिस्ट है उसमें भी ये शामिल है। हाईएस्ट प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है रवांडा में। रवांडा इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टेंटलम। यूज़ क्या होता है इसका, यूज़ होता है वाइडली यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट में। कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट में इसका यूज होता है, कैपेसिटर में होता है, हाई पावर रजिस्ट्रेटर, ये क्या होता है पावर को अधिक मात्रा में जनरेट करना होता है उसमें ये उसका यूज़ होता है। एलॉय एंड सुपर एलॉय बनाने में इसका यूज़ होता है, और भी कहीं काफ़ी जगह इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं सतलज रिवर के बारे में। सतलज रिवर के बारे में क्योंकि सतलज न्यूज़ में था, सतलज में मिला है तो सतलज के बारे में जानते हैं। तो सतलज का ओरिजिन कहाँ होता है, एक बार मैप में समझेंगे, एक बार हिंदी मीडियम देख लेते हैं, बाद में जानते हैं इस मैप में सतलज रिवर के बारे में जानेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम देख लो कि जो IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु कौन सी है, टेटलम, जिसके खोज की है, और इसका यूज़ कहाँ इलेक्ट्रॉनिक होता है, और ये अर्धचालकों में इनका यूज़ होता है। टेटलम कठोर है, चमकदार है, और ये संरक्षण मतलब जंग प्रतिरोधक है, ठीक है, इसको जंग नहीं लगता है। इसका चिन्ह मतलब सिंबल क्या है, TA,
परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कौन सा 73 है इसके, यूपीएससी पूछेगी नहीं आपको ना एटॉमिक नंबर। और जो 12 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज है ना, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट, जो 12 की लिस्ट बनाएगी ना उसमें भी ये शामिल है। कौन सा, टेट्लम 12 की सूची में भी शामिल है। हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होती है, रवांडा में इसकी हाईएस्ट प्रोडक्शन होती है। टेट्लम का यूज़ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट में होता है, कैपेसिटर में, हाई प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिक में होता है, मिश्र धातु सुपर एलॉय में भी इसका यूज़ होता है, और भी कहीं जगह इसका सुपर यूज़ होता है। अब जान लेते हैं सतलज रिवर के बारे में। ठीक है, सतलज रिवर ओरिजिन इसका कहाँ है, ओरिजिन होता है तिब्बत में। तिब्बत में एक मतलब ये तिब्बत है, यहाँ पर है मानसरोवर। मानसरोवर पास के एक लेक है, कौन सी है, राकसताल। ठीक है, ये राकसताल लेक है, यहाँ से इस सतलज रिवर का ओरिजिन होता है। कहाँ होता है, तिब्बत में होता है, राकसताल लेक से होता है तिब्बत में। ठीक है, यहाँ से जब भी चलती है ना तो ऊपर से जाती है इंडस रिवर, और ये इंडस रिवर के पैरेलल चलती है। कितने, 400 किलोमीटर तक इंडस रिवर के पैरेलल चलती है। कौन सी, सतलज रिवर। हम बात करें सतलज रिवर, ओरिजिन कहाँ होता है, राकसताल लेक। जो कहाँ पर, राकसताल लेक, राकसताल लेक है तिब्बत में, और तिब्बत में मानसरोवर के पास में। ये जहाँ से ओरिजिन होती है वहाँ से 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक पैरेलल चलती है। कौन सी रिवर की, इंडस रिवर के पैरेलल चलती है। इंडिया में सतलज एंट्री कहाँ से लेती है, इंडिया में एंट्री लेती है एक ना पास है रोहतांग पास, वहाँ से एंट्री लेती है इंडिया में। यहाँ से निकलती हुई आगे जाती है पंजाब में, पंजाब में ऊपर से आती है व्यास रिवर, व्यास के साथ मिल जाती है और आगे चली जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में आगे चेनाब से मिल जाती है। ये इसका पूरा मैप था, इसके बारे में देख लो, आगे मैप में भी एक बार वापस देख सकते हैं, लेकिन ये मैंने सिंपल आपको एक बार में समझा दिया गया। तो यहाँ पे देख लो, हिंदी पढ़ लो एक बार। सतलज रिवर उद्गम होता है तिब्बत में, मानसरोवर के पास एक राकसताल झील है वहाँ होता है। इसे तिब्बत में क्या कहा, ये चीज़ याद रखना, तिब्बत में इसे कहा जाता है लेगचेन ख्वाब। ऐसे नहीं बनेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, बस ऐसे बन सकता है ऑप्शन में कि एक रिवर है जिसका ओरिजिन होता है तिब्बत में, जिसे तिब्बत में कहा जाता है लैंगचेन ख्वाब। तो अब आपको वहाँ से याद रहना कि लैंगचेन ख्वाब कौन सी रिवर को कहा जाता है, वो कहा जाता है सतलज रिवर को। कहाँ कहा जाता है, तिब्बत में। तिब्बत में लैंगचेन ख्वाब का नाम से जाना जाता है, जानी जाती कौन सी रिवर, सतलज रिवर। ये चीज़ ऐसे इनडायरेक्टली पूछी जा सकती, तो वहाँ पे आपको माइंड लगाना पड़ेगा। हाँ, इसे लैंगचेन ख्वाब है, वो सतलज रिवर को कहा जाता है तिब्बत में। ठीक है, और ये इंडिया में एंट्री करती है, उससे पहले 400 किलोमीटर इंडस के पैरेलल चलती है। ठीक है, उसके बाद में ये रूपा और घाटी है, वहाँ से होती है इंडिया में एंट्री करती है। इंडिया में जो मैदानी भाग से होती है पंजाब में एंट्री कर जाती है। इंग्लिश मीडियम एक बार देख लेते सतलज के बारे में। सतलज ओरिजिन होता है इसका, सतलज ओरिजिनेट इन राकसताल लेक्स, मानसरोवर। एल्टीट्यूड कौन सा, एल्टीट्यूड 405। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं कहाँ एल्टीट्यूड वगैरह। तिब्बत में वेयर नॉन एज, तिब्बत में नॉन एज लांगचेन खम्बाब, लांगचेन खम्बाब नॉन एज तिब्बत। तिब्बत में ये लांगचेन खम्बाब के नाम से भी जानी जाती है। रिवर्स कोर्स इन फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल ऑफ इंडस रिवर, 400 किलोमीटर पैरेलल ऑफ इंडस रिवर। बिफोर एंटरिंग इंडिया इट्स कम गोर्ज बनाती, कौन से गोर्ज, रोपर गोर्ज में पास थ्रू सिपकला पास। ये देखो सिपकला पास, ये याद रखना, सिपकला पास भी, सॉरी रोहतांग पास नहीं था, सिपकला पास से एंट्री करती है। इंडिया में कौन से पास से एंट्री करती है, सिपकला। मैंने वहाँ रोहतांग नहीं, सिपकला पास से इंडिया में एंट्री करती है। उसके बाद भी पंजाब के प्लेन से होके होती मिल जाती है चेनाब में, पाकिस्तान में जाके। सिपकला पास इंडिया में एंट्री करती है, ये चीज़ आप याद रखना, सिपकला पास। ठीक है, हिमाचल में है सिपकला पास, वहाँ में ये है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इट्स मीट ब्यास रिवर, ब्यास रिवर में कहाँ मिलती है, हैरी के पाटन। ये कहाँ, पंजाब में। हैरी के पाटन जो पंजाब में है, वहाँ से ब्यास रिवर मिल जाती है। फ्लो इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में चेनाब रिवर से मिलती है। और क्रिएटिंग पंजाब रिवर, पंजाब में 5 रिवर नॉन एज पंजाब। पंजाब का नाम पंजाब क्यों, तो 5 रिवर फ्लो करती है। ठीक है ना, वो आप जानते ही होंगे 5 रिवर कौन कौन सी, इंडस, सतलज, चेनाब, व्यास, ठीक है, झेलम। ये 5 रिवर इसके लिए पंजाब कहा जाता है। तो ये जो रिवर है वो मिलकर पंजाब बनाती है। इसकी टोटल लेंथ है 1550 किलोमीटर, जिसमें से 500 किलोमीटर ये घूमती है कहाँ, पंजाब में। 1500 किलोमीटर टोटल लेंथ है, 1550 किलोमीटर, उसमें से 500 किलोमीटर ये पंजाब में चलती है। ठीक है, बाकी इंडिया में, रेस्ट ऑफ इंडिया में, कुछ तिब्बत में भी चलती है। बाकी इतना आपको लेंथ याद रखने की जरूरत है नहीं, यूपीएससी तो पूछती नहीं क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है। बाकी थोड़ा बहुत दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये जान सकते हो कि 1550 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। ठीक है, इसकी ये ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, इसकी ट्रिब्यूटरीज बसपा, ब्यास, नोंगली, खाद, सोन, स्पीति।
सतलज रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, अगेन बोल रहा हूँ, बसपा, ब्यास, नोंगली, खाद, सोन, स्पीति। बसपा, ब्यास, नोंगली, खाद, सोन, स्पीति इसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रख लेना, पूछा जा सकता है। बसपा, ब्यास, नोंगली, खाद, सोन, स्पीति। सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंट है, ये कैनाल बनाती है, इस पर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, और इस पर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं वो भी यूपीएससी पूछ सकती है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, तो कोल डैम याद रखना, कोल डैम, भाखड़ा नांगल, ये तो आपको याद रहेगा ही। भाखड़ा नांगल कहाँ, पंजाब में कौन सी है, सतलज रिवर पे, या तो ऑलमोस्ट सबको याद रहता है, लेकिन कोल डैम प्रोजेक्ट याद रखना। बसपा हाइड्रो, ये अगर आप याद रखो ना कि बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किससे रिलेटेड है, तो बसपा किसकी ट्रिब्यूटरी है, बसपा ट्रिब्यूटरी है सतलज की, तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा। बसपा अगर सतलज की ट्रिब्यूटरी है ना, तो ये बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या तो बसपा पर होगा, या फिर बसपा पे नहीं है तो सतलज पे होगा, क्योंकि सतलज का तो ये ट्रिब्यूटरी है ही। ठीक है, वहाँ से आपको याद आ जाएगा। भाखड़ा नांगल ये क्यों है, तो ये तो सबको याद रहता है। ये कोल डैम, कोल भी रिवर है इसकी, उससे याद रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में नाथपा जाखरी प्रोजेक्ट है, वो भी कौन से प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ है, ये भी सतलज रिवर पर है। भारत में बहरी के पंजाब, पाटन में पंजाब से ब्यास से मिलती है, पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है हिंदी मीडियम के लिए, और ये पंजाब में 5 रिवर बनाती है। लंबाई कितनी है, 1550 किलोमीटर टोटल लेंथ है। बसपा, ब्यास, नोंगली, खाद और सोन, ये स्पीति, ये इसकी सहायक रिवर है। ठीक है, हिंदी मीडियम सहायक रिवर यानी ट्रिब्यूटरी। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, बसपा, ब्यास, नोंगली, खाद, सोन, स्पीति, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रख लेना, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल, कोल बांध, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और नाथपा जाखरी प्रोजेक्ट, ये इस पे चलाए जा रहे प्रोजेक्ट सतलज पर। एक बार फिर से देख लो मैप में, सतलज ओरिजिन कहाँ से होता है, तिब्बत में राकस्तान लेके वहाँ से ओरिजिन होता है, इंडिया में एंट्री करती है। ठीक है, और इंडिया में होती है पंजाब में, यहाँ से मिल जाती है ब्यास में, और चला जाती है पाकिस्तान से मिलती है चेनाब। 5 रिवर हो गई, नॉन एज पंजाब। ठीक है, और ये चीज़ आप याद रख सकते हो, इसकी ट्रिब्यूटरी याद रख सकते हो, इसके बारे में डिटेल में देखा। उस यहाँ पे इंडस है, इंडस के पैरेलल भी ये चलती है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, चाइना एक्सप्लोर एक्सटेंशन ऑफ CMEC टू श्रीलंका। तो ये न्यूज़ में क्यों है, चाइना अपना एक प्रोजेक्ट है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, CMEC, उसको श्रीलंका तक एक्सटेंड कर रहा है अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत। अब मैं एक बार न्यूज़ में जान लूँ, बाकी आपको डिटेल में एक बार बता देते हैं इसके बारे में। चाइना का एक प्रोजेक्ट है, चाइना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, BRI प्रोजेक्ट है, चाइना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में क्या होता है, चाइना है, ठीक है, वो जितने भी इसके मतलब देश है, जैसे कि एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, इन सब देशों को अलग अलग माध्यम से जोड़ना चाहता है। ये इसका है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, काफ़ी चाइना का मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइना का प्रोजेक्ट है। इस रोड के, इस जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट है, मतलब इसके बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसे ही है म्यांमार का चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, CMEC है, CPEC पाकिस्तान वाला, CMEC म्यांमार के साथ में, ऐसे अलग अलग इसने प्रोजेक्ट चला रखे हैं। ठीक है, उसी का पार्ट है ये CMEC चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी CMEC को अभी न्यूज़ में क्यों आया है कि CMEC चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को का एक्सटेंशन करना चाहता चाइना श्रीलंका तक। अभी तक कहाँ तक, म्यांमार तक था, लेकिन चाइना इसे एक्सटेंशन करके श्रीलंका तक ले जाना चाहता है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो जान लेते हैं पहले CMEC के बारे में। CMEC से वो चाइना के 6 लैंड कॉरिडोर कौन किसकी है, ये मैंने बात करी, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके अलग अलग कंपोनेंट है। कंपोनेंट में इसके अलग जो CPEC है, CMEC है, तो ऐसे अलग अलग जो लैंड कॉरिडोर जुड़े हैं, उसके 6 लैंड कॉरिडोर है, तो उसमें से एक है CMEC के। ठीक है, 6 लैंड कॉरिडोर में से एक है CMEC, किसका पार्ट है ये, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, BRI का। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें पहले ये रिप्लेस करेगा, जैसे एक पहला चाइना का प्रोजेक्ट चाइना बनाने वाला था, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ये मिलकर एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया में इसने मना कर दिया, इंडिया ने, कि हम है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, हम इस प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये पूरा जो कॉरिडोर था ये ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि इंडिया आगे बढ़ा ही नहीं। अब इंडिया आगे नहीं बढ़ा तो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता है।
फिर इंडिया ने इसको रिप्लेस करने के लिए सीमेक लेके आया। इंडिया ही तो गया है ना, तो इंडिया चाइना ने क्या किया है, म्यांमार चाइना को श्रीलंका से जोड़ने के लिए लेके आया सीमेक, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे जोड़ा जाएगा सीमेक तक। ठीक है, अब सीमेक जोड़ेगा सीमेक, तो इसमें श्रीलंका को क्या फ़ायदा होगा, इतने अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में जान लेते, BRI के बारे में। BRI इसकी स्थापना चाइना ने ये करी थी 2013 में। चाइना के जो अपने राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट के, कौन से, शी जिनपिंग, इन्होंने 2013 में सीमेक की स्थापना करी थी। अब इनका एग्जाम लॉन्च किया था, सीमेक या लॉन्च करो स्थापना कुछ भी बोलो, तो ये लॉन्च किया था 2013 में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये जो अलग अलग महाद्वीप है ना, कॉन्टिनेंट, इनको जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा, रेलवे, हाईवे, पोर्ट एंड इन सब माध्यम से जोड़ा जाएगा। और क्या किया जाएगा वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, इन्वेस्टमेंटल प्रोजेक्ट लाए जाएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कार्य किए जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है जो चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI। इसमें बहुत अलग अलग जो कॉन्टिनेंट इनको जोड़ा जाएगा, रेल, हाईवे, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह आदि अलग अलग माध्यमों से। और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाएगा इन कंट्री में। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट है, कौन किसके, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दो कंपोनेंट कौन कौन सा है। पहला है सिल्क रोड इनिशिएटिव, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इनिशिएटिव। पहले चाइना का एक सिल्क रोड जाता था, किन किन देशों से जाता था, वहीं पे ये लेके आ गया सिल्क रोड इनिशिएटिव, जिसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी कहा जाता है। दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड, चाइना का जो सिल्क रोड इनिशिएटिव था ना, ये ऊपर जाता था, इसका नाम दीजिए सिल्क रोड इकोनॉमिक इनिशिएटिव। और दूसरा मैरीटाइम सिल्क रोड। ये दो अलग अलग प्रोजेक्ट, एक तो सिल्क रोड लैंड वाला है, एक सिल्क रोड मैरीटाइम वाला है। ठीक है, हिंदी मीडियम। चाइना ने श्रीलंका तक अपना CMSC विस्तार करने की खोज कर रहा है। इनिशिएटिव क्या है, इसको श्रीलंका तक बढ़ाने के लिए है, ये न्यूज़ में था। CMSC के बारे में जान लें तो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये है भारत बांग्लादेश चीन म्यांमार भारत, ये जो प्रोजेक्ट था जो कॉरिडोर का, किसकी जगह लेगा, सीमेक लेगा। और ये 6 लैंड के जो BRI के 6 लैंड कंपोनेंट है, उसका ये पार्ट है, कौन सा, सीमेक। जैसे कि सीपैक है वैसे सीमेक है, इसमें श्रीलंका को भी शामिल किया जाएगा। BRI के बारे में, BRI 2013 में लॉन्च किया गया था। क्या किया जाएगा, अलग अलग जो महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उनको जोड़ा जाएगा। किसके द्वारा, एयरपोर्ट वगैरह है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, अलग अलग माध्यमों से, राजमार्ग, रेलवे वगैरह से जोड़ा जाएगा। और वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा और वहाँ जो भी देश है उसको बेनिफिट के लिए कार्य किए जाएंगे। इसके दो घटक है, सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट, दूसरा है सिल्क रोड समुद्री बेल्ट। ये दो बेल्ट है, ये देखो सीपैक है, ये ऊपर है, म्यांमार से होते हुए आगे श्रीलंका तक एक्सटेंड करने का चाइना का टारगेट है कि श्रीलंका तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, अब चाइना के जो चाइना के 6 प्रोजेक्ट थे, ठीक है, अपने देखा था कि चाइना के ये अपना BRI है ना, इसके 6 कंपोनेंट है। उसमें पहला देखो ज्योग्राफिक कॉरिडोर, इसमें सीपैक है, इसी की तरह सीमेक है। सारे आपको याद रखने, आपको कुछ भी याद रखना है, बस सीपैक है, इसी की तरह सीमेक, इतना याद रखना। बाकी कौन कौन से देशों में चाइना का जीतता है, इतना चाइना के अपन तैयारी कर नहीं रहे, अपन इंडिया की तैयारी कर रहे हैं, वो भी UPSC इतना पूछता नहीं है। ठीक है, अपन मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो, सीपैक क्या है, चाइना का उसका क्या डिप्लोमेसी चल रही है, तो आप IR में आप इसका यूज़ कर सकते हो, इतनी स्थिति। अब इंडिया ने इसको रिफ्यूज़ क्यों किया था, इंडिया ने और भूटान ने। अब साउथ एशियन कंट्री की बात करें तो इंडिया भूटान ने इसको रिफ्यूज़ किया था। इंडिया ने रिफ्यूज़ इसलिए किया था कि इंडिया की एक तो सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल था। कैसे, ये जो सीपैक है ना, सबसे बड़े कंसर्न ही सीपैक का है। सीपैक कहाँ से जाता है, सीपैक जाता है चाइना की सिंजियांग प्रांत से, पाकिस्तान के जाता है गोदावरी पोर्ट तक, बलूचिस्तान तक, यहाँ तक जाता है। और ये POK से होता हुआ जाता है, और POK है वो इंडिया का है। तो चाइना क्या मानता है कि चाइना अगर बिना इंडिया के पूछे POK से लेके जा सकता है, मतलब इंडिया के जो कंसर्न है उसे चाइना एड्रेस नहीं कर रहा है। अगर आप इंडिया के कंसर्न को एड्रेस नहीं कर रहे हो तो इंडिया को खुलेआम चैलेंज कर रहे हो। तो इंडिया की जो सोवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उससे तो आप हर्ट कर रहे हो ना। इसलिए इंडिया ने इससे डील नहीं की और इंडिया इससे पीछे हट गया। इंडिया का साफ साफ कहना था, आप हमारी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट नहीं कर सकते हो, इसलिए इंडिया पीछे गया। सीपैक के बारे में आपने जान लिया, सीपैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। गोदावरी पोर्ट पाकिस्तान की, जो बलूचिस्तान है उसको चाइना की सिंजियांग प्रोविंस से जोड़ने के लिए जो है योजना है। हिंदी में ये जो गलियारों के बारे में दे रखा है, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है नहीं।
और भारत क्यों वापस हटा कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता के बारे में चाइना ने पालन नहीं किया है, इसलिए भारत की चिंता, भारत इससे बाहर हटा है। ठीक है। सी पैक का क्या है, सी पैक है चीन के आर्थिक गलियारा है, चीन पाकिस्तान का, और भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। ये कहाँ से, बलूचिस्तान का गदावर पोर्ट और चीन के सिंजिया प्रांत को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। एक अपनी यहाँ पे न्यूज़ है साथी पोर्टल के बारे में। साथी पोर्टल क्या है कि ये अपने जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है आईआईटी के साथ मिलकर, और इसका एम क्या होगा, जो आईआईटी जेईई वगैरह के एग्जाम होंगे उससे रिलेटेड जो फ्री में एजुकेशन दी जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से, टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट की जाएगी, इसके बारे में न्यूज़ में था। ये है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ओपन एआई के बारे में। तो सबसे पहले ओपन एआई क्या होता है, ये वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं बट फिर भी जान लो। ओपन एआई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का काम करता है और ह्यूमन की तरह ना होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन की तरह जवाब देते हैं। न्यूज़ में क्यों है, इनके सीईओ को बाहर निकाल दिया, अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। और कब 2015 में बना था, नॉन प्रॉफिट रिसर्च एआई है, इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये क्या करता है, ये एआई के माध्यम का कार्य करता है। जैसे चैट जीपीटी है वो इसी का पार्ट है, बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा बहुत चैट जीपीटी सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हिंदी मीडियम आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसके बारे में और भी ओपन एआई वगैरह में बारे में पढ़ सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।